गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनडीसी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम करंट जीके की 2020 सीरीज की 5वीं कक्षा को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आपने पहली 4 कक्षाओं को नोट डाउन किया होगा। इसी तरीके से आप नोट डाउन करते चलें ताकि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं व एवं अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें करंट जीके संबंधित प्रश्न जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पे आपके गलत ना हो। आइए 5 कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न किससे संबंधित है। देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा किस प्रतिष्ठित पैरा खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन बनाया गया है, आपको इसके बारे में बताना है। देखिए सबसे पहले एक बात बता दें, ये जो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन बनाया है वो किसने बनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, उनके द्वारा ये बनाया गया है इस वर्ष। यानी जो भी पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों में से चूज किया गया है। तो किसे चूज किया गया है देखते हैं। तो आपके ऑप्शंस है शीतल देवी, अवनी लेखरा, पलक कोहली, करम ज्योति दलाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीतल देवी। शीतल देवी जो है, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। शीतल देवी, आपने पहले क्लासेस के अंदर प्रश्न देखा होगा, इन्हें इस वर्ष अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है। साथ ही साथ शीतल देवी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। इनके अपर लिम्स जो है वो नहीं है, लेकिन अच्छे आर्चरी यानी पैरा आर्चरी की ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनको जो इस वर्ष जो है वो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन बनाया गया है। अच्छा, इनको जो सपोर्ट करने वाली संस्था है उसका नाम है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। यानी गोल्ड की जो खोज के अंदर एक संस्था बनाई गई है, उसमें काफी भारतीय के जो पूर्व खिलाड़ी है वो भी समिति के अंदर मेंबर हैं। ये इन सारे खिलाड़ियों को सपोर्ट करने वाली एक संस्था है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, ठीक है। तो उस संस्था में ही एक शीतल देवी जो है, इन प्रतिभागी को इस वर्ष जो है राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन बनाया गया है। अन्य ऑप्शन में आपको पता है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जयपुर की खिलाड़ी है। 10 मीटर जो एयर राइफल है, आपको पता होना चाहिए, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ये विश्व के अंदर एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से है। और साथ ही साथ ये राजस्थान के अंदर ही असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्टर की पोस्ट पर भी है वर्तमान में। असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्टर की पोस्ट पे अवनी लेखरा, ठीक है। पलक कोहली ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, पंजाब से बिलोंग करती है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, जालंधर की है। जबकि करम ज्योति दलाल जो कि डिस्कस थ्रो से संबंधित है और ये हरियाणा रोहतक को बिलोंग करती है। लेकिन प्रश्न क्या था, राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन शीतल देवी नाम आप जरूर ध्यान में रखें। इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड भी मिला था और इस वर्ष राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें, वो भी महिला संबंधित क्वेश्चन है। एएमयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखें ऑप्शंस क्या क्या है, राहुल गज्जर, अल्पना कटेजा, नईमा खातून, थोदम प्रभात देवी। सही जवाब हो जाएगा इसमें नईमा खातून। सबसे पहले आप देखें एएमयू, एएमयू क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहली जो है कुलपति नियुक्त की गई है। पहले पुरुष होते थे, सारे के सारे पुरुष ही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नईमा खातून, जो वहीं पर ही पीएचडी साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी और इन्हें वर्तमान में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको पता है जो सैयद मोहम्मद, जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा और स्थापित की गई थी और 1920 में इसका नाम बदल करके एएमयू कर दिया गया, जिसकी पूर्व की बातें इतिहास में आप पढ़ते हैं। अन्य अगर ऑप्शंस पे मैं जाऊं वो भी इंपॉर्टेंट है।
अल्पना कटेजा जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसकी कुलपति है वर्तमान में, अल्पना कटेजा। जबकि नईमा खातून, अब राहुल गज्जर जो है वो गुजरात के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वहां की प्रोफेसर है। जबकि थोदम प्रभात देवी ये जयपुर के अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ज्योतिबा विद्यापीठ, ठीक है, ज्योतिबा विद्यापीठ के अंदर थोदम प्रभा देवी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर कुलपति है। जबकि हमारा प्रश्न है एएमयू, नाम ना भूलें, नईमा खातून वहीं की प्रोफेसर थी और एएमयू की पहली महिला कुलपति इन्हें बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक क्या है, देखें, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस क्या क्या हैं देखें, रामचंद्र गुहा, एमजे अकबर, राजमोहन गांधी, जुडिथ एम ब्राउन। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एमजे अकबर। देखिए, गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स, आपको 3 कैंपेन्स पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट थे। एक 1920, 1930 और 1942। 1920 के अंदर कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके अंदर गांधी जी की क्या महती भूमिका थी इसके बारे में उन्होंने इस किताब के अंदर उल्लेख किया है। ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च, ये सब 1930 की बात है। जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इन सभी आंदोलनों के अंदर वैसे गांधी जी के ऊपर अनेकों पुस्तकें, हजारों पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन इन 3 कैंपेन्स के अंदर इनकी भूमिका क्या थी या क्या भूमिका रही उसके बारे में जो है वो इस किताब के अंदर कहा गया है। और लिखने वाले हैं एमजे अकबर, इनके साथ में एन नटवर सिंह का नाम भी आता है जो इनको आगे ट्रांसलेटर के रूप में इनका भी भूमिका रही थी। अगर मैं अन्य ऑप्शंस पे बात करूं, रामचंद्र गुहा बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, इनके द्वारा लिखी गई किताबें आपको पता ही है। कौन कौन सी बुक्स थी कि गांधी बिफोर इंडिया, गांधी आफ्टर इंडिया और अन्य सैकड़ों पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। अगर मैं बात करूं राजमोहन गांधी जो कि गांधी जी के ही पौत्र हैं, इनके द्वारा भी पुस्तक लिखी गई थी, गांधी हिज पीपल एंड एम्पायर, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। जबकि जुडिथ एम ब्राउन के द्वारा भी गांधी जी के ऊपर अनेकों पुस्तकें लिखी गई है। लेकिन हमारा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट, कर्ण जी के संबंधित गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है, एम जे अकबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न खेल से संबंधित है। देखें, प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हो का नाम। जाबाहीकरण का क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में आपको पता है पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, उन पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है वो किस खिलाड़ी ने जो 2 पदक जीते हैं। आपको पता है एक ही ओलंपिक की बात हो रही है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने का जो श्रेय है वो किसे मिला है, मनु भाकर को। आपको पता है मनु भाकर ने 2 पदक जीते, हालांकि वो तीसरे पदक से जो 25 मीटर वाली दूरी पर था उसमें वो चूक गई, लेकिन इनके द्वारा 2 कौन से पदक जीते गए, कांस्य पदक। एक तो 10 मीटर व्यक्तिगत में जीता गया और एक और 10 मीटर जो है वो जीता गया एक साथी खिलाड़ी और थे इनके साथ में, कौन थे, सरबजोत सिंह इनके साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही ओलंपिक में, प्रश्न अगर यहाँ पे एक ही ओलंपिक में 3 पदक का होता तो हमें ज्यादा खुशी रहती, लेकिन ये भी इन्होंने इतिहास बनाया है। हरियाणा की रहने वाली, हरियाणा में जो झज्जर जगह है हरियाणा में, वहां की मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक के अंदर जो है वो 2 पदक जीत करके देश को गौरवान्वित किया है। मैं अन्य ऑप्शंस पे देखूं, पीवी सिंधु के द्वारा भी 2 ओलंपिक जीते गए हैं, लेकिन इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत जीता था, जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है वो इन्होंने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। यानी
पदकों के हिसाब से तो उन्होंने भी 2 जीते, लेकिन वो अलग अलग ओलंपिक में जीते, यहाँ पे है एक ही ओलंपिक में। कर्णम मल्लेश्वरी, आपको पता होना चाहिए 2000 के जो सिडनी ओलंपिक थे उनमें भी कांस्य पदक किसके अंदर, भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन में पहली महिला जिसे कांस्य पदक मिला था और पहली महिला ही वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 की बात है। साइना नेहवाल 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता। तो 2, अगर पूछा जाए कि 2 पदक जीतने वाले, तो आपका ऑप्शन पीवी सिंधु और मनु भाकर दोनों होते, लेकिन एक ही ओलंपिक में जो है वो कौन हो जाएगा, मनु भाकर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का रिकॉर्ड भी टूटे और आने वाले जो बचे हुए गेम्स के अंदर भारत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अधिक से अधिक पदक जीते। अभी तक भारत ने कितने पदक किन किन खेलों में जीते हैं, अगर आपको पता है, आप रोजाना न्यूज पढ़ते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक तीसरा जो कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के इंडेक्स को सुमेलित करने वाला। जो पहले वाली कक्षाओं में अलग अलग पूछा गया था, या एक नया इंडेक्स भी इसमें शामिल किया गया है। इंडेक्स से संबंधित फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखें, एक तरफ दिया हुआ है सूचकांक का नाम, एक तरफ दिया गया है भारत का स्थान 2024 के अंदर। तो सबसे पहले है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, एक है मानव विकास सूचकांक, एक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और एक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। हम इसको मिलान करते हैं। सबसे पहले वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत का स्थान, पहले जो क्लासें हुई उनमें इसके बारे में जिक्र किया गया था। ये जो इसका हो जाएगा 129वां, यानी कि ए का हो जाएगा 4th। मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत का स्थान है वो 134वां है। प्रेस स्वतंत्रता की बात की जाए, ये नया सूचकांक है जो 159वां है। और अगर बात करें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, इसमें जो भारत का स्थान है 63वां। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए का हो जाएगा 4th, ठीक है, ए का 4th पहले में भी है और दूसरे में भी है। बी का हो जाएगा 1st, बी का 1st भी दोनों में है। सी प्रेस स्वतंत्रता 2nd, ये हो जाएगा पहले ऑप्शन में ही है, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें बात करते हैं, जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल, ये 129वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है आउट ऑफ 146 कंट्रीज, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको जारी करता है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के अंदर जो है भारत का स्थान जो है वो 129वां है। जबकि अगर बात करें आइसलैंड, तो वो लगातार 15 वर्ष तक इसमें पहले स्थान पर काबिज है। अगले बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की, जो 134वां स्थान है, वो 193 टोटल देशों के अंदर ये जारी किया गया है। अच्छा, कहीं कहीं पर इसमें भारत का स्कोर भी पूछा जा सकता है, जो है 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा 644, ये भारत का स्कोर है, ठीक है। और अगर बात करें प्रेस स्वतंत्रता, ये नया सूचकांक है। इस सूचकांक के अंदर भारत की जो निरंतर गिरावट आई है इस सूचकांक में, ठीक है, आजकल प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी देशों की प्रेस की स्वतंत्रता के आधार पे उसके अंक तय होते हैं। इसमें भारत पहले जो स्थान था उस स्थान में गिरावट हुई है। और ये जारीकर्ता कौन होता है, आप देखें, रिपोर्टर्स, इसकी जो संस्था है, एक संस्था बनी हुई है, उस संस्था का नाम पता होना चाहिए, रिपोर्टर्स बियॉन्ड बाउंड्रीज। रिपोर्टर बियॉन्ड बाउंड्रीज एक संस्था है जो इसको जारी करती है। अगर बात करें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, इसमें भारत का स्थान 63वां है। पहले से 4 स्थान भारत ने इसमें सुधार किया है, लेकिन इसमें प्रथम स्थान अगर पूछें तो स्वीडन जो है वो पहले स्थान पर है। तो ये कुछ सूचकांकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नवीनतम सूचकांक में ध्यान रखेंगे प्रेस स्वतंत्रता, उसमें भारत का स्थान कुछ गिरा है और कितना है
159। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस कब मनाया गया? मनाया गया या मनाया जाएगा, इसमें हालांकि देखो, जो राजस्थान गवर्नमेंट की सिविरा पंचांग है, सिविरा पंचांग और जो कैलेंडर जारी किया गया है, उस कैलेंडर के अंदर इसको वर्णित है। कब का था, डेट दी हुई है 15 अगस्त, 5 अगस्त, 8 सितंबर, 1 अक्टूबर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 5 अगस्त। क्या है ये, तो थोड़ा सा ध्यान दें। 5 अगस्त ये क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 370 या धारा 370 जो है, सॉरी, इसको धारा 370 हटने के संदर्भ में, धारा 370 हटी थी कहां से, जम्मू एंड कश्मीर से। इसी दिन कब, सन कौन सा था, 2019। इसलिए सरकार के द्वारा यह तय किया गया था कि 5 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त आपको पता ही है, 8 सितंबर साक्षरता दिवस, 1 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। तो ये 5 अगस्त जो है वो सिविरा में देने की वजह से इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखें। आइए अगले प्रश्न की ओर बात बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें, राजस्थान में स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में संभावित वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी है? इन ऑप्शंस को देखें आप एक बार के लिए। 11.49, 11.49, 6.94, 9.04, 3.54। तो ये आपका सही जवाब जो है इसमें हो जाएगा ये। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम कैसे निकालते हैं अपने, इसको निकालने का एक सूत्र होता है जो NSDP है, उसमें मध्य वर्षीय जो जनसंख्या है उसको डिवाइड करके निकाला जाता है। NSDP क्या हो गया, जो शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें जनसंख्या को डिवाइड करके निकाला जाता है। अगर मैं बात करूं सन 2022-23 में, तो ये जनसंख्या कितनी थी, वो थी आपके 84,935, जो 2023-24 में पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय है वो बढ़ के कितनी हो गई, 90,831। ये बात किस पे हो रही है, स्थिर कीमतों के ऊपर हो रही है। एक अलग से पूरी कक्षा में आर्थिक समीक्षा के सभी आंकड़ों को जो है आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 3 आंकड़े जरूर ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाए कितनी वृद्धि प्रतिशत में हुई है, तो वो हो जाएगी 6.94। और अगर आपसे पूछे कि सन आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 90,831 रुपए हो जाएगी, ये ध्यान रखें। अगर बात करें, ये जो पहला ऑप्शन है 11.49, ये प्रचलित कीमत पर, प्रचलित कीमत के ऊपर वृद्धि को दिखाने के लिए बताया गया है, ये है। यानी पहले इसमें 1,50,963 थी, जो बढ़कर कितनी हो गई, 1,67,963, 653 थी ये, सॉरी थोड़ा सा इसमें 150 कितना था, 150,653 से बढ़कर के 167,900। जबकि ये जो स्थिर कीमतों पर 2011-12 सन को ध्यान में रखते हुए निकाली जाती है, ये अगर पूछें ज्यादा यही पूछ जाती है 90,831, 90,831 है। जबकि अगर प्रचलित कीमत पर पूछे कितनी हो चुकी है, तो वो हो चुकी है 1,67,963। तो ये थोड़ा सा ध्यान, ये प्रचलित कीमत पर है, जबकि ये स्थिर कीमत के ऊपर प्रति व्यक्ति आय है, जो किसी भी राज्य की वृद्धि या उसकी खुशहाली को या उसकी आर्थिक स्थिति को व्यक्त करने का एक मापन का एक तरीका है। सारे आंकड़ों के साथ एक अलग कक्षा में जरूर आपके सामने पेश करेंगे। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया था, देखिए 4 ऑप्शन हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो ये कहाँ किया गया था, जोधपुर में। कब से कब तक अगर पूछे, 24 जनवरी
ठीक है, 24 जनवरी से 2 फरवरी 2024 में जो जोधपुर के अंदर जो रावण चबूतरा मैदान है वहां पे इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 600 से अधिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये 1991 से संचालित हो रहा है। ठीक है, और इस वर्ष जो आयोजित हुआ था उसमें जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया था और 600 से अधिक स्टॉल जो है वो इसके अंतर्गत लगाई गई हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए। बीकानेर में आपको पता है ऊंट उत्सव आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ, पहली कक्षाओं में बताया गया, आप जरूर जाकर के देखें, इनकी तारीखों को जरूर मेंशन कमेंट बॉक्स में भी करें। तो ये जो है वो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प वाला जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था, जोधपुर में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। 4 ऑप्शंस हैं, डेनिस फ्रांसिस, अब्दुल्ला शाहिद, फिलेमोन यांग और सबा कोरोसी। जो आगामी आने वाला सत्र है उसके कौन हो जाएंगे, फिलेमोन यांग। थोड़ा सा अन्य ऑप्शंस पे भी देखें, थोड़ा अभी वर्तमान के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि 2024 में आयोजित होगा उसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो है वो कैमरून देश है, उसके पहले पीएम रहे हुए, पूर्व पीएम रहे हुए हैं कौन, फिलेमोन यांग, जो 79वां यूएनजीए के अध्यक्ष रूप में नामित किया गया है। अगर मैं अन्य ऑप्शंस पे बात करूं, अगर मैं 2023 के देखूं तो 2023 के कौन थे, डेनिस फ्रांसिस जो थे वो ट्रिनिडाड व टोबैगो, आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में वेस्ट इंडीज में एक जगह है, टापू है, वहां पे ये पीएम थे, इनको 2023 में। जबकि अगर मैं अब्दुल्ला शाहिद की बात करूं, ये 2021 में थे, कहां से, मालदीव से। जबकि सबा कोरोसी को 2022 में नामित किया गया था। कब, और ये कहां के देश के थे, तो ये थे हंगरी के। आपसे एक प्रश्न मेरा ये रहेगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत से एक महिला 8वें सत्र के दौरान नामित की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, 8वीं, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, और भारत से एकमात्र महिला वही गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उनका नाम जरूर आप मेंशन करें, अभी तक भी पेपरों में पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फिलेमोन यांग, कहाँ के, कैमरून के पूर्व पीएम थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है वो भी देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अफ्रीका के किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये प्रश्न पूर्व की कक्षाओं में ये समझाते समय भी आपको बताया था कि एक जो याउंडे घोषणा हुई थी उसमें 11 अफ्रीका देशों के हेल्थ मिनिस्टर इकट्ठा हुए थे याउंडे घोषणा में। ठीक है, याउंडे कैमरून की राजधानी है। ठीक है, तो वहां पे मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक 11 देशों के हेल्थ मिनिस्टर की बैठक हुई थी, उसे याउंडे घोषणा भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन WHO जो एक संस्था है उसने इस वर्ष 2024 में अफ्रीका के तीसरे देश को जो है वो क्या घोषित किया है, मलेरिया फ्री घोषित किया है। उसका नाम मैंने वहां भी पूछा था, यहां भी आपसे पूछा गया है, वो देश कौन सा है, वो देश हो जाएगा कैप वर्डे। नोट जरूर करें, कैप वर्डे को 2024 में तीसरा अफ्रीकी देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगर मैं अन्य ऑप्शंस पे बात करूं, मॉरिशस को 1973 में कर दिया गया था, जबकि अल्जीरिया को 2019 में। कैमरून वो जगह मैंने अभी आपको बताया, वो स्थान था जहां पे याउंडे घोषणा हुई थी। तो कैप वर्डे जो है उसको 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, और ये अफ्रीका का कितने नंबर का देश हो गया, तीसरा देश है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त जो है वो हो जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक मेरा प्रश्न ये रहेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ मलेरिया रोग जो है उसका वाहक कौन होता है, विज्ञान की तैयारी आप कितनी कर रहे हैं, ये भी टेस्ट हो जाएगा। मलेरिया रोग का वाहक कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर
बताएं। देखिए, एनडीसी क्लासेस और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशंस के द्वारा एक आगामी 13 अक्टूबर को जो है वो एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, हिंदी प्रतिभा खोज परीक्षा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये प्रतियोगी परीक्षा जो है वो हिंदी के अंदर है और 12वीं कक्षा में पास कर चुके विद्यार्थी से लेकर के फर्स्ट ग्रेड लेवल के एप्लीकेंट्स में भाग ले सकते हैं। और आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सबसे पहले अभी तक नहीं किया है तो वहां जाके 15 अगस्त 2024 से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करें और 21,000 तक के कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। और साथ ही साथ अपनी तैयारी को परखने का भी आपको एक मौका रहेगा। शानदार एक एग्जाम है, आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि लोग इससे जुड़ें। नाम मात्र की फीस में रजिस्टर होकर के आप 21,000 तक के पुरस्कार जीत सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन चैनल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखें, रोग संबंधित एक और प्रश्न है। चर्चित चांदीपुरा वायरस का रोग वाहक है। अभी मैंने आपको मलेरिया रोग का रोग वाहक पूछा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। ये पूछा है चांदीपुरा वायरस। ये आपने सुना होगा, गुजरात के अंदर 15 बच्चे जो हैं वो मस्तिष्क की सूजन, सरदर्द होता है, मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है, इसको एनसेफलाइटिस भी कहते हैं, मस्तिष्क सूजन को। इस वजह से 15 बच्चों की मृत्यु हुई वहां पे। और राजस्थान में भी डूंगरपुर जिले से इसने दस्तक दे दी है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों में बचाव जरूरी है। शरीर दर्द, बदन दर्द का होना, साथ साथ बुखार होना, बुखार 104 के ऊपर चला जाना, मस्तिष्क के अंदर जो बुखार चढ़ जाता है। तो इस रोग का जो वाहक कौन है ये पूछा है। एनाफ्लीज मच्छर है, सैंड फ्लाई, एडीज, घरेलू मक्खी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सैंड फ्लाई, रेत मक्खी, चांदीपुरा वायरस। ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा, ये एक प्रकार का देसी कूलो वायरस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, बेसी क्यूलो वायरस का एक एग्जाम्पल है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये जो है किससे फैलता है ये पूछा जा सकता है, सैंड फ्लाई या रेत मक्खी। एनाफ्लीज मच्छर अभी आपसे मैंने पूछा, इसे हाथों हाथ ही आ चुका है, मलेरिया रोग का वाहक। एडीज मच्छर डेंगू, डेंगू रोग का। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें, 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन का नाम बताना है। ये पहले भी प्रश्न आया हुआ है घूम करके। एक्सपोसैट, कार्टोसैट, कलाम सेट V2 और GSAT 30। इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सपोसैट। आपको पता है, इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है एक्स रे, P से पोलरी मिट्री और SAT से क्या हो जाएगा, सैटेलाइट। तो एक्सपोसैट ये जो है किसे प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C58। आपने देखा होगा 1 जनवरी 2024 को PSLV C58। अगर बात करें कार्टोसैट, कार्टोसैट अभी तक इसके 9 जो है वो एक प्रकार का प्रक्षेपित किया जा चुका है। ये रिमोट सेंसिंग जो पिक्चर्स लेने के लिए प्रक्षेपित किया गया था, रिमोट सेंसिंग कार्टोसैट। अगर बात करें कलाम सेट V2, कलाम सेट V2 इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह जो था वो कलाम सेट V2, APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में। जबकि GSAT 30 जो है वो इनसेट 4A की तरह ही, मतलब उसी की तरह या उसी की रेंज के एक तरह का सैटेलाइट था। सॉरी। जबकि इसमें पूछा गया है पोलरीमेट्री मिशन का नाम, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोसैट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार
राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? देखिए 12वां, 25वां, 23वां, 25वां और 27वां। सही जवाब हो जाएगा 25वां। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण पहले भी आया था। अगर शहरों की बात करें पूरे भारत में, स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर के अंदर जो फर्स्ट स्थान किसका था? इंदौर का, लगातार 7वीं बार। जबकि सेकंड और संयुक्त रूप से कौन था? सूरत, हमने पहले बात इसके बारे में की है। और थर्ड कौन सा था? मुंबई। ठीक है। जबकि अगर मान लो स्टेट वाइज बात की जाए तो स्टेट वाइज पहले स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र, 3700 प्लस या 3600 प्लस अंकों के साथ। कई आंकड़े होते हैं, उनको सम्मिलित करके आंकड़े निकल जाते हैं। महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा। जबकि राजस्थान आप देखें 25वें स्थान पर, और इसका अंक जो था वो था 1212.14। अंक नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में, पता होना चाहिए। और ये अंकों की तुलना भी कर सकते हैं। 2022 में जब ये सर्वेक्षण किया गया था उस समय 2150 अंकों के साथ राजस्थान 8वें स्थान पे था। जबकि एक साल पश्चात सर्वेक्षण में सीधा 8वें से 25वें स्थान पे। यानी ये जो अन्य अन्य शहरों में ओडीएफ या ओडीएफ प्लस प्लस की जो रैंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं जो आंकड़ों को, ये वास्तविक धरातल के ऊपर जो आंकड़े हैं उनसे कहीं ना कहीं विभेद प्रकट करती है। इतने स्थानों की गिरावट के साथ में राजस्थान जो है वो 25वें स्थान पे आ गया है 2022 के मुकाबले में। तो ये ध्यान रखें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला बालिकाओं के लिए पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें रक्षा मंत्री कौन है? आपको पता है, राजनाथ सिंह जी। उन्होंने सितंबर 2023 में 23 जगह पर नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी। ठीक है। उन सैनिक स्कूलों में से एक बालिका की सैनिक स्कूल भी थी, जो कहाँ खोली गई? झुंझुनू, वृंदावन, मैसूर या काशी, वो खोली गई। मथुरा जो है राज्य कहाँ पे? यूपी, उसका एक शहर है वृंदावन। वृंदावन आप सभी जानते हैं, वहां पे पहला बालिकाओं के लिए पूर्ण सैनिक स्कूल खोला गया है। अच्छा, मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा, झुंझुनू एक ऑप्शन आया हुआ है, आपको पता है पहले से 2 सैनिक स्कूल राजस्थान में संचालित हो रहे थे, उनमें से एक झुंझुनू है, दूसरा कौन से जिले में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि वो जो 23 घोषणा की गई थी उनमें से 4 स्कूल आगामी समय में 2 साल के लिए पीपीपी मॉडल पर राजस्थान में संचालित होंगे। उनमें से 4 अन्य अलग अलग जिलों में होंगे। एक जयपुर में है, जोधपुर में, सीकर में और गंगा हनुमानगढ़ में। और कहाँ हो जाएगा? एक और हनुमानगढ़ में। तो आपको इन चारों जिलों में खोले जाने वाले स्कूलों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताने। 4 जिले हो गए। जयपुर में नाम आपको पता होना चाहिए, भवानी निकेतन, एक मैंने बता दिया है, भवानी निकेतन। और जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं उनको पता होना चाहिए कि जोधपुर में, सीकर में, हनुमानगढ़ में आगामी समय में पीपीपी मॉडल पर कितने सैनिक विद्यालय खोले जाएंगे। लेकिन बालिकाओं के लिए पूर्ण रूपेण एक खोला गया है, वो वृंदावन मथुरा यूपी के अंदर खोला गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित संगम पर्यावरण मेला 2024 में राज्य के किस जिले में आयोजित हुआ? तो ये ऑप्शंस है जोधपुर, डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा। सही जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा। देखिए भीलवाड़ा में जो नगर परिषद है और साथ में जयपुर की एक संस्था है अपना, अपना क्या हो जाएगा? अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान है, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार के सरोकार करती रहती है। अमृता देवी बिश्नोई आपको पता है 1730 के अंदर 363 लोगों के साथ अपना बलिदान दिया था। उन्हीं के सम्मान में एक संस्था भी खोली हुई है। ये संस्था प्रति वर्ष जो है
कहीं ना कहीं पर ऐसे आयोजन करती है। 2024 में जो ये आयोजन हुआ था हरित संगम पर्यावरण मेला, वो हुआ था भीलवाड़ा में। हालांकि आपको पहले क्लास में पसंद करवाया जा चुका है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत राजस्थान में कब हुई, जरूर बताएं, और साथ ही पूर्व की कक्षाओं को भी आप जरूर देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में यूआईटी का उन्नयन कर विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। घोषणा की हुई है, जिले हैं देखें भरतपुर, पाली, अजमेर, बीकानेर। तो इसमें ऑप्शन जो है वो हो जाएंगे भरतपुर और बीकानेर, पहला और चौथा। इसमें देखें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन पहला और तीसरा है, आप किसी को कर लें, तीसरे ऑप्शन को पहला और चौथा कर दें, स इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी आने वाले समय में भरतपुर और बीकानेर इन दोनों में अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट यूआईटी के स्थान पर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लास्ट में 2022 में कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि भविष्य में किन दो जिलों के अंदर जो है यूआईटी के स्थान पर जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी, तो वो जिले कौन कौन से हो जाएंगे, भरतपुर और बीकानेर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखें प्रश्न इंपॉर्टेंट ये है, 16वीं विधानसभा से संबंधित गठित समितियों एवं उनके अध्यक्षों को सुमेलित कीजिए। देखिए 25 प्रकार की समितियां बनती है, 19 अस्थायी, 4 स्थायी और 2 अन्य समितियां होती है। तो उन समितियों में से कुछ चुनिंदा समितियां यहाँ पे आपके समक्ष दी गई है, आपको मिलान करना है। एक समिति है प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख, राजकीय उपक्रम समिति और जनलेखा समिति। तो देखें एक ऑप्शन तो सीधा मैच होता है। जनलेखा समिति जो है उसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है, प्रतिपक्ष के नेता को बनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए 16वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है, टीकाराम जूली जी। इनको जनलेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो है वो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट इन दोनों ऑप्शन में। अब देखते हैं राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सर्राफ, ठीक है, तो सी का सेकंड, सी का सेकंड, तो ये हो जाएगा। ए का 4 प्राक्कलन समिति क अर्जुन लाल जीनगर, प्राक्कलन समिति ख श्री चंद कृपलानी। थोड़ा सा इनके स्थानों को भी देखते हैं, किन स्थानों से चुन करके आते हैं। टीकाराम जूली आपको पता होना चाहिए अलवर ग्रामीण से चुन करके आए हैं, ठीक है, और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता है। कालीचरण सर्राफ जयपुर मालवीय नगर सीट से ये जीत करके आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 16वीं विधानसभा जो गठित हुई थी उसके प्रोटेम स्पीकर भी पहले यही थे, प्रोटेम स्पीकर इन्हें बनाया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 16वीं विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, उस कुर्सी पे कौन विराजमान है स्पीकर कुर्सी पे, वो आप जरूर बताएं। जबकि प्राक्कलन समिति श्रीचंद कृपलानी जो है, श्रीचंद कृपलानी ये निम्बा हेड़ा से चुन करके आते हैं। जबकि अर्जुन लाल जीनगर जो है वो कपासन। ये दोनों स्थान जो है वो कहाँ है, आप कौन से पता है आपको, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आते हैं। चित्तौड़गढ़ जो संसदीय क्षेत्र है उनसे ये दो, आपको पता होना चाहिए पहले राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि 25 लोकसभा या संसद निर्वाचन क्षेत्र है। यानी प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी कि 200। भविष्य में इनकी संख्या में इजाफा होगा, आपको पता है 50 जिले बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 200 आता है। तो ये जो निम्बा हेड़ा और कपासन है वहां चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, ये ध्यान रखें। प्राक्कलन समिति क अर्जुन लाल जीनगर, प्राक्कलन समिति ख श्रीचंद कृपलानी, राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सर्राफ, और ये ना भूलें जनलेखा समिति कौन है, टीकाराम जूली। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए
अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा प्रतिवर्ष 25 मई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है। यानी इसी वर्ष 2024 में ये घोषणा की गई है। किस के संदर्भ में की गई, आइए देखते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व बालिका दिवस। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, विश्व फुटबॉल दिवस। ऐसा क्यों किया गया, देखें अभी आपको पता है पेरिस ओलंपिक चल रहा है, तो 25 मई 1924 को यानी कि 100 वर्ष पूर्व जो है वो ओलंपिक के अंदर पहली बार इसको शामिल किया गया था फुटबॉल को। और ये शामिल करने की वजह से इसकी 100वीं जो वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा प्रतिवर्ष 25 मई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने का निर्णय आगे के लिए किया गया है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इसकी थीम आपको याद होनी चाहिए, काउंट एवरीवन, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। इस प्रकार की इसकी थीम है कि कोई भी न छूटे, सभी को गिनना है। तो ये जनसंख्या में करते ही है 11 जुलाई, जबकि बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को प्रस्तावित होता है प्रति वर्ष। तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा। अगला प्रश्न युद्धाभ्यास से संबंधित है। भारत व फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि मई 2024 में हुआ, ये उसका नाम बताना है। धर्म संरक्षक, ज्वाला, लामितीय, शक्ति। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपके शक्ति। देखें शक्ति सही जवाब हो जाएगा। ये हुआ कहां पे था, उमरोई मेघालय के अंदर ये आयोजित हुआ था। जबकि अन्य ऑप्शंस पे आपने देखे, धर्म संरक्षक आपको पहली क्लास में बताया जा चुका है, भारत व जापान। ज्वाला नाम दिया हुआ है। लामित ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत व सेशेल्स के मध्य। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जबकि शक्ति उमरोई मेघालय में भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ था। आइए अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नवाचार है ये। अभी की आर्थिक समीक्षा के अंदर 50 जिलों के अंदर कौन कौन से उत्पाद प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्रेणी में कहीं कहीं पर है, वो सारे मेंशन कर रखे हैं विनिर्माण वाले। तो उसके बारे में भी एक अलग से संपूर्ण क्लास ट्रिक के साथ अपने और कवर करेंगे। लेकिन अभी क्या पूछा गया है, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार दिया गया था राजस्थान को कांस्य पदक। यानी 5वां स्थान था, संयुक्त रूप से 3 राज्यों को कांस्य पदक दिया गया और राजस्थान इसमें जो है वो कांस्य पदक से सम्मानित हुआ। जबकि स्वर्ण पदक जो है वो किसे दिया गया, यूपी। स्टेट भी ज्यादा है यूपी के अंदर, यूपी में डिस्ट्रिक्ट भी ज्यादा है, तो वहां पे उत्पाद तुलनात्मक ज्यादा रहते हैं और वहां पे जो है वो पहला स्थान दिया गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जबकि राजस्थान के 50 जिलों के विभिन्न उत्पादों को जो है आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का कौन सा उत्पाद जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत दिया गया जरूर दर्शाएं। एक संपूर्ण क्लास आर्थिक समीक्षा में इसको दे रखा है, एक संपूर्ण क्लास इसी के ऊपर बेस्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में ODOP के ऊपर प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। देखिए उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा सा गले में खराबी की वजह से आवाज़ में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत रही हो, उसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा मैं। लेकिन इसी तरीके से आपको आगामी कक्षाएं में मिलती रहेगी। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलें। रैपिड रिवीजन के रूप में कक्षाओं को सार के साथ भी समझाया जाएगा, उसकी जानकारी आपको समय समय पर NDC क्लासेस प्लेटफॉर्म पर दे दी जाएगी। आप तो बस क्लासों को नोट करते चलें और साथ ही साथ जो अन्य ऑप्शंस हैं उन पे गो थ्रू होकर के, यानी आप ये देखेंगे कि जो 5 क्लासेस हुई है
100 प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो कुल मिलाकर के ये 100 प्रश्न नहीं है, इनमें कम से कम 400 से 500 प्रश्नों को समावेश किया गया है। इसी तरीके से आप आगे कक्षाओं को देखते रहें और एनडीसी क्लासेस के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं में वो भी उचित सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।